चलो, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम ऋषभ. चलो अब शुरू करते हैं. देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, अब ध्यान दो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था टेलीस्कोप्स और उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया. कुछ याद है फॉर्मूला? ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन में फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूला से ऑफलाइन में याद होता है. सक्षम भी ऑनलाइन थे. अच्छा हाँ, उस दिन तो शायद सारे ऑनलाइन. हाँ, उस दिन ब्लैंक था. हाँ, मुझे याद है. अच्छा हाँ, कल तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया. अच्छा अच्छा. चलो एनीवे, तो चल मैं फटाफट उसका एक बार रिव्यू करा देता हूँ सो दैट इतना रह जाए. ये मैंने बताया था दैट कि अगर ये फॉर इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी में क्या होगा, ठीक है ना, इमेज एट इंफिनिटी में क्या होगा, अगर ये मान लो लेंस है ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आईपीस, यानी आईज यहां पे रख के देखते हैं. ठीक है, so that's how we place the eyes to see the object. मतलब मेरा टेलीस्कोप ऐसे हो और यहाँ पे जो है स्टार्स वगैरह जो भी है वो सब दिखेंगे एंड सो ऑन. उसका रिटर्न कैसे होगा, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट, तो देयरफॉर ऐसे, और एक लाइन टू द सेंटर कर्वेचर और ऐसे पास, यानी ये इमेज बन. ठीक है, ये फोकस हो गया, ये ठीक है एंड सो ऑन. तो ये और यहाँ पे ठीक है, ये इमेज बन गया और ऑब्जेक्ट वेरीफायर. तो ऑब्जेक्ट अगर वेरीफायर है, हाँ, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब फोकस हो जाएगा. अगर थोड़ा टेढ़ा होगा तो फोकल प्लेन से, है ना. ये हो. अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखेंगे तो ये एंगल सपोज बीटा हो गया. और अगर तुमको इमेज एट इंफिनिटी चाहिए, अगर इमेज एट इंफिनिटी चाहिए तो क्या होगा ना, ऐसे करके, मतलब इससे पहले ये बना सकता है, ऐसे करके ये और ऐसे करके, है ना, इससे इमेज एट इंफिनिटी बनता है. मतलब तो है ना, ये हो गया इमेज एट इंफिनिटी, यानी फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. ठीक है, तो ये बन रहा है. दिस इज अ सिंपल टेलीस्कोप. तो अब ये एंगल जो है ना, इसको हम लोग लिख रहे हैं अल्फा. ऑब्जेक्ट का एंगल जो अगर मैं यहां से देखता हूं और इसको लिख रहा है बीटा, तो ये ऑब्जेक्ट में होगा कि अल्फा और ये इमेज का होगा कि बीटा. ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है ना, एंगल सेपरेटेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सेपरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना. यानी बीटा बाय अल्फा. तो बीटा हो जाएगा यार, अगर इसका हाइट मान लो, अगर एच आई मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो अपने फोकल लेंथ पे होगा, ये हो गया एफओ, ये जो डिस्टेंस है वो एफओ, और ये जो डिस्टेंस होगा एफईओ. तो बीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली tan बीटा, और ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू, tan बीटा क्या है ना, एच आई बाय एफ ई अपॉन tan अल्फा होगा एच आई बाय एफ ओ. तो एच आई तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट विल बी. तो यार ठीक, एफ ओ बाय एफ. ये हो गया फॉर इमेज एट इंफिनिटी. और हम लोगों ने एनालाइज, अच्छा इमेज एट इंफिनिटी मतलब क्या था ना, कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उसका इमेज भी इंफिनिटी पे है, तो आईज जो है अनस्ट्रेन्ड है, तो नॉर्मल विजन होता है ये, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी आई बिल्कुल
रिलैक्स है। बट मान लो कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो दूर का बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग एकदम यहीं पे दिखता है, तो थोड़ा सा आप लोग का आई स्ट्रेन रहता है, ठीक है ना, वो चीज। बट हाँ, अगर डी से पहले करो तो काफी स्ट्रेन रहेगा, और डी पे रखोगे तो लगभग रिलैक्स होगा, बट फिर भी एक हल्का सा फ्लिकिंग पता चलता है कि जैसे आंख को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, वो चीज है ना। तो ये हो गया हमारा इमेज एट इंफिनिटी। अब हम देखते हैं कि अगर इमेज एट डी करना है तो क्या करें। तो अगर इमेज का डी बनाना है, इन दैट केस तो ये फोकल लेंथ नहीं होगा ना, फिर कुछ और होगा, है ना। तो अब कर लो इसका इमेज एट डी। तो इमेज एट डी के लिए क्या करेंगे, बी को डी पुट कर देंगे या माइनस डी जो भी पुट कर देंगे, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल, है ना। चलो ब्रॉड सॉल्व करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल। तो अब ये हो गया इमेज एट इंफिनिटी, इसका सॉल्व करो, आ गया मल्टीप्लाइंग पावर आ गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अच्छा, एक चीज देखा होगा कि टेलीस्कोप का शेप ऐसे होता है। इसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर वन इज दैट इसका एपर्चर जितना ज्यादा होगा, इसका एपर्चर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइट रेज रिसीव होगी, ठीक है, नंबर वन। तो इसका एपर्चर ज्यादा, ये रीजन नंबर वन है कि जितना ज्यादा इसका एपर्चर होगा उतना ज्यादा लाइट रिसीव होगा, जितना लाइट ज्यादा रिसीव होगा उतना इमेज फाइनली ज्यादा ब्राइट होगा। अल्टीमेटली हम लोग देख क्या रहे हैं ना, हम लोग कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम लोग रात के टाइम देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दिन में तो ये तो थोड़ा वो मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं देखते, है ना। और रात के टाइम तो इंपॉर्टेंट काम के लिए देखते हैं, स्टार और ये सब चीजों को एनालाइज करना है, क्या कलर है, ये सब भी है, व्हाटएवर अदर डिटेल्स है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें जितना ज्यादा लाइट कलेक्ट करने की सहूलियत होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एपर्चर हाई। बट देखो क्या ना, ये सब एब्नॉर्मली हाई नहीं हो सकता, दिस इज लिमिट है। पर फिर मैं एक चीज रिकॉल करना चाहूंगा, देखो हम लोग ऐसे मजाक करते रहते हैं चाइनीज चाइनीज करके, लेकिन चाइना ने एक ऐसे टेलीस्कोप बनाया जिसमें 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर के एपर्चर में टेलीस्कोप बनाया, यानी टेलीस्कोप का साइज समझो, 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का उसका एपर्चर, और वो नीचे से ऐसे देखते हैं, बाहर का एपर्चर इतना बड़ा, इमेजिन करो कितना ज्यादा लाइट कलेक्ट होगा, है नहीं, और उसको फिर फोकस करके देखते हैं, तो इमेजिन करो कितना ब्राइट भी होता होगा और कितना ज्यादा डिटेल्स में देख सकते हैं। अच्छा, इंडिया के पास क्या है, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं। जैसे इंडिया ने एक दूसरा अचीवमेंट किया है, शायद वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे टेलीस्कोप लगाया है, लेह में, इंडिया में सबसे ऊपर। तो इंडिया ये कर सकते हैं कि इंडिया में पहाड़ी है ऊपर हाईएस्ट हाईएस्ट रोड, हाईएस्ट पेट्रोल पंप, है ना, हाईएस्ट हॉस्पिटल, हाईएस्ट बिजली के पावर स्टेशन, बिजली के सब स्टेशन, सब जगह इंडिया में मिलेगा। क्यों, ये पहाड़ियां इतने ऑल्टीट्यूड वाले हैं कि वहां पे कुछ भी बना दो तो हाईएस्ट हो जाता है ना, हाईएस्ट डैम वैम, लेकिन सब इंडिया में। लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखो तो साइज इज टेक्नोलॉजी, एक छोटा मोटा टेलीस्कोप कहीं ऊपर सेट कर दो वो तो इजी है ना। तो वही चीज इंडिया ने किया है, लेह में उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी खोला है टेलीस्कोप का, और वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है पूरे दुनिया में, स्नेक ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप। उसके एक अपना फायदा है कि उसमें डस्ट वगैरह का लेवल कम हो जाता है, तो जब ब्राइटनेस बढ़ता है ना, प्लस ऊपर से जब देखते हो तो एक अलग टाइप का व्यू बनता है, तो वो सब चीजें है। बट चलो ठीक है, वो तो ग्राउंड पे कोई ऐसे नहीं है, विद 10-20% कॉम्प्रोमाइज है, फाइन। तो चाइना ने बनाया कि कितना बड़ा एपर्चर होगा, इमेजिन, और उसको उसके लेंस को बनाने के लिए शायद उनको 5 या 6 साल लगा, सिर्फ लेंस बनाने के। क्यों, इतना बड़ा जब लेंस लेते हो ना तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है ना। तो स्फेरिकल एबरेशन को अवॉइड जितना ज्यादा से ज्यादा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेंस का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं रख सकते। तो पहले उन्होंने बनाया होगा, फिर स्क्रैप कर करके, स्क्रैप कर करके उसके शेप बनाया उन्होंने, ट्रायल एंड एरर करते करते अब काफी अच्छा इमेज क्वालिटी बनता है। दैट्स द टुक क्वाइट अ फ्यू आवर्स, आई थिंक मतलब कि 4-5 या 6 साल लगे थे सिर्फ लेंस बना, सिर्फ लेंस बना, बन गया, फिर उसको ठीक किया, फिर और देख रहे हैं कहीं थोड़ा मोटा कुछ आया, देख रहे हैं कौन सी जगह पे वैसा वहां थोड़ा सा कुछ किया, जो भी है डिसाइड जो भी कर रहा है, एंड सो ऑन। तो चलो ये देखिए। अच्छा, दूसरा है कि यहाँ पे आईपीस हो जाता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव या आईपीस। तो अब देखो दो रीजन है, नंबर वन इज इसका एपर्चर ज्यादा होने से लाइट ज्यादा कलेक्ट होता है, दूसरी बात है कि तुम एक मैग्निफिकेशन को बड़ा करना चाहते हो,
भाई जो छोटा सा स्टार दिख रहा है वो अगर बड़ा करके तुम देखना चाहते हो तो क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या निकला, FO बाय FO, यानी FO ज्यादा होना चाहिए, FE कम होना चाहिए। तो इसलिए A1 लेंस बड़ा फोकल लेंथ है और ये छोटा फोकल लेंथ है। इसलिए देखा होगा टेलीस्कोप हमेशा ऐसे बाहर की तरफ, तो आई के पास पतला होता है और बाहर मोटा होता है, दैट इज ऑल। वो अलग बात है कि कई बार नहीं भी होता है, कई बार वो क्या करते हैं ट्यूब को सिलिंड्रिकल बनाते हैं, अंदर से एक लेंस छोटा एरोप्लेन बड़ा होता है, बट इसका एक्चुअल अगर बनाओगे ना तो अंदर एक तरफ छोटा होता है एक तरफ बड़ा होता है। वो अलग बात है सिलेंडर के अंदर डाल देते तो हमें इतना एहसास नहीं हो पाता, लेकिन एक चीज देखा होगा कि सामने वाला जो होल होता है या जो भी एरिया होता है वो बड़ा होता है, और जो देखने वाला होल होता है वो देखने इतना छोटा सा, तो वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है, बट ये कि शेप से कहीं ना पता नहीं, ये इस तरीके से बनाना इस इनकन्वीनियंट है ना, कि इसको जोड़ना ऐसा करना, जॉइंट्स लगाना पड़ेंगे, वहां से लूज हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सारा गड़बड़ हो जाता है, लेंस की सेटिंग भी होता है, इसलिए कई बार एक ही सिलेंडर में डाल देते हैं, फिर ये छोटा करके और यहाँ पे पूरा ऑफसेट करके छोटा सा होल बना, तो दिस इज द थिंग दैट इज डन इन द प्रैक्टिकल टेलीस्कोप। आई एम श्योर टेलीस्कोप सबके पास छोटे मोटे होते ही हैं, आई एम श्योर बचपन में या कभी कभी खरीदा ही होता है ना। चलो सो दैट्स अबाउट इमेज एट इंफिनिटी का मैग्नीफाइंग पावर। अब हम करना चाहते हैं इमेज एट डी, तो अब हम होगा इमेज एट डी, यानी अभी ये फोकल लेंथ नहीं होगा, अब कुछ क्यू होगा और इसका इमेज कुछ डी पे बनेगा, जैसे जो भी होगा। हाँ बिल्कुल, इमेज अब डी पे बन गया, डी मतलब 25 में, अब इमेज एट डी है ना, तो इमेज डी, चलो शुरू करो। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट लोकेशन रिक्वायर्ड फॉर इमेज एट डी, तो दोस्तों नहीं है ओ अच्छा, इमेज एट डी अगर बनाना है तो दैट केस में 1 by b minus 1 by u is equal to 1 by f e, है ना, और इस बार इमेज को डी में बनाना है ना, यानी तो minus 1 by u is equal to 1 by f e minus 1 by v। अब v क्या है, माइनस d या प्लस d, माइनस, है ना, तो इज इक्वल टू 1 by f में माइनस 1 by माइनस d, यानी 1 by f प्लस 1 by d, यानी d प्लस f by d। इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा फिर, मैग्नीफिकेशन तो आईपीस ये माइनस 1 by यूज होगा, बाद में देखेंगे। वैसे माइनस कितना कोई सिग्निफिकेंस नहीं, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि सन अगर ऐसे है तो ऐसे दिखेगा, तो गोल सन तो क्या फर्क पड़ता है नहीं, तो सन का नॉर्थ जो होता है वो यहाँ से कोई नॉर्थ साउथ को डिफाइन करो तो वैसे तो सन का कोई अपना नॉर्थ साउथ होता नहीं, वो तो अपने एक्सिस के हिसाब से होगा, तो आई डोंट नो कौन सा एक्सिस पे सन रोटेट करता हो, विजुअल अर्थ का प्लेन है, आई डोंट नो, बट आई जस्ट सेइंग कि लाइक ऐसे सन तो ऐसे दिखेगा, तो हम लोग की हां बिल्डिंग में दिक्कत है, बिल्डिंग देख रहे हो और बिल्डिंग उल्टा दिखेगा तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे क्या, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर टेलीस्कोप बिल्डिंग से टेलीस्कोप से बिल्डिंग देख, बट सन स्टार देखो क्या फर्क पड़ता है, सब स्फेरिकल है तो ऐसे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें डिटेल से पता चल रहा है। हां तो मैग्नीट्यूड का आईपीएस कितना आ जाएगा फिर, ना इक्वल टू v बाय u, और v बोलते क्या माइनस d इज इक्वल टू माइनस d बाय q। अब q है माइनस ऑफ वो जो भी आ रहा है ना, तो इज इक्वल टू माइनस d बाय, अब ये u मतलब हो गया माइनस ऑफ d प्लस f बाय d, अच्छा नहीं उल्टा df बाय d प्लस, ये तो 1 बाय होगा,
तो DFE बाय ठीक है, तो D तो कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू D प्लस FB बाय F है ना, तो 1 प्लस D बाय FB 1 प्लस D बाय FB ठीक है ना, चेक करो ये वो ठीक है। तो जब ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगा तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो है ना, यानी m ओवरऑल इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो तो वही था जो बीटा जो FO बाय FB है ना, इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आइस, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है FO बाय FB और ME का क्या हो गया, 1 प्लस D बाय F तो अपना कर ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर। So that was about your image at D और इसके पहले था इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, ये दोनों हो गया। इसके अलावा एक और टेलीस्कोप भी आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैसेगिरियन टेलीस्कोप। हाँ हाँ, वो भी बड़ा प्रिसिशन टेलीस्कोप, तो वो टेलीस्कोप बहुत महंगे महंगे हैं, जो स्नाइपर से यूज करते हैं, वो जो 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लेजर गन डालते हैं और वहीं पे गोली चला जाता है, इतना आसान नहीं। वो मूवीज में ज्यादा दिखाते हैं, रियल लाइफ में तो खैर इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन स्नाइपर इज डेंजरस क्योंकि इंडिया के BSF के सबसे ज्यादा डेथ स्नाइपर से हुआ। अब क्या था, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में कई जगह ऐसा है जहां पे चला वहां पे उनका पोस्ट है, यहाँ पे हमारा पोस्ट। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कई जगह तो इसको आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट, मतलब सामने। अब मान लो इंडिया का कोई सोल्जर बाहर निकला जस्ट ऐसे व्हाटएवर रीजन देखने के लिए या सर्वे करने के लिए देखने के लिए व्हाटएवर, और उधर से स्नाइपर लेके बैठे हैं, ट्रैक फायरिंग कर दी, एक गोली तो चाहिए था आजकल यहाँ पे सीधा, तो कई सारे डेट्स हुए। हाँ हाँ, आवाज भी नहीं आता, मतलब कौन से लोकेशन से फायरिंग है वो भी नहीं पता चलता है कि भाई तुरंत काउंटर फायरिंग हो, इतना बड़ा एरिया है, वहां से स्नाइपर फायर के यहाँ से कुछ पता नहीं चलता। तो मान लो अगर मैं एज ए सैनिक देखता हूँ कि मेरे कलीग को मार दिया और मैं फायरिंग करके दूसरे को मारूंगा तो कम मारूंगा, इतना बड़ा एरिया अंदाजन फायरिंग करोगे तो ऐसे गोली वेस्ट हो। बॉर्डर में तो यही होता है, फिर वो उल्टा भी होता है, कभी कभी उसका भी निकलता तो हमारे भी मार देते हैं, हमारे यहाँ तो वही न्यूज आता है कि हमारे यहाँ मर रहे हैं, अब उनके यहाँ क्या मर रहे हैं नहीं मर रहे क्या पता चलता। कई बार वो लोग तो थोड़ा मीडिया को दबा भी देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा मीडिया जो है प्रोएक्टिव है। हाँ, मीडिया एक्टिव होना अच्छी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैसे टेलीस्कोप और जो अभी तक हमने किया था उसमें फर्क है ना, अभी तक जो हमने किया था वो था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और हम कर रहे हैं कैसे टेलीस्कोप, ये होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसे होता है, टेलीस्कोप ऐसे होता है, फिर यहाँ पे कनकेव मिरर है और यहाँ पे ट्यूब रहता है जो कि आई के स्टेट को देखने की, और क्या होता है ना, इंफिनिटी से रेज आते हैं ऐसे करके, ठीक है, और वो रेज यूं आके कन्वर्ट करना चाहते हैं फोकस में, उसके पहले एक और मिरर लगा देते हैं सो दैट वो रेज अब ऐसे से
और ये लेंस होता है, ये आईपीस लेंस, ठीक है। और उस लेंस से फिर उसको वो करके ऐसे करते हैं, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। अभी डॉटेड बना देता हूं तो वर्चुअल पॉइंट होगा। तो ये जो कॉन्केव मिरर है सामने, उसका फोकल लेंथ ये है, बट वही बात है कि वो वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ऐसे करके फिर वो लेंस के थ्रू निकलेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर इज। तो अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, दैट पिछले बार में इज दैट कि जो ट्यूब का लेंथ होता है ना टेलीस्कोप में, होता है FO प्लस F। ये भी कई सवाल में आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल FO प्लस F, दैट्स इट। तो इसके कुछ फायदे नुकसान है। फायदा नंबर 1 इज दैट कि लेंस में कितना भी कर लो, लेंस में कितना भी कर लो, थोड़ा बहुत स्फेरिकल एबरेशन होगा, नॉट ओनली दैट, थोड़ा बहुत क्रोमैटिक एबरेशन होगा। क्यों? जब लेंस के मटेरियल से जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग होता है ना, वायलेट और रेड, और तो थोड़ा सा बेंड तो होगा। जब वो इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, now there will be surely some spherical aberration, उसको हाँ थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्ट है, नहीं इसका फायदा नुकसान है दोनों ही, मैं बताता हूँ क्या है। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में some spherical aberration will be definitely there, not only that there will be some chromatic aberration। देखो लेंस को ठीक से बना बना के अच्छे से वो डिजाइन करके काफी हद तक अवॉइड कर देते हैं स्फेरिकल और क्रोमैटिक एबरेशन, और 100% स्फेरिकल और क्रोमैटिक एबरेशन हम अवॉइड नहीं करते। यानी अगर मान लो कोई स्टार को, जो पिछले साइड स्टार होता है, उसको अगर तुम ऐसे करके देखोगे इतना बड़ा, तो देखना उसके बॉर्डर्स कलर्ड हैं, अंदर का तो चलो मिक्स अप होकर सारा कुछ बैलेंस हो जाता है कलर वाला, लेकिन बॉर्डर्स में देखना कलर्स मिलते हैं, जबकि एक्चुअल में कलर नहीं, वो लेंस के क्रोमैटिक एबरेशन के कारण होता है, ठीक है। वो चीज यहाँ पे नहीं होता, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में व्हाइट लाइट भी वैसे रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि ग्रीन या रेड या ब्लू या ग्रीन, इसलिए इसमें देखना नो क्रोमैटिक एबरेशन। लेकिन स्फेरिकल एबरेशन देखो थोड़ा सा तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली स्फेरिकल ना बना के इसको पैराबोलिक टाइप में बनाते हैं, उससे क्या होता है, एबरेशन काफी हद तक बच जाता है, ठीक है ना। तो दिस नॉट एग्जैक्टली मेक स्फेरिकल, और मैं लिख सकता हूं स्फेरिकल एबरेशन इज मिनिमाइज्ड, स्फेरिकल एबरेशन इज मिनिमाइज्ड, ठीक है ना। स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम हो जाता है, और क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है ना, वहां पे होता है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, नो क्रोमैटिक एबरेशन, रिफ्लेक्शन में कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं, ठीक है। अच्छा जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें बहुत बड़े से भारी सा लेंस होता है, कई सौ टन का तो लेंस ही होता है, अगर मान लो उस तरीके से बड़ा सा बनाओगे तो इट्स अ वेरी हेवी लेंस, कई टन के लेंस होंगे, तो देयरफॉर यू कैन नॉट मैनिपुलेट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। छोटे मोटे टेलीस्कोप तो अलग बात है, वो तो मैनिपुलेट हो जाता है, पर जो बड़े बड़े लेवल पे बनाते हैं, यानी क्या होता है, इसका मैनिपुलेबिलिटी कम होता है, मैनिपुलेबिलिटी इसको ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से देखा इधर घुमा लिया इधर, वो नहीं कर सकते, वो ऐसे बना दिया तो ऐसे ही रहेगा, उसी एंगल पे तुमको सारा स्काई देखना, ठीक है ना। तुम बोलोगे उधर देखना है तो किसी और जगह एक और सेट करो, थोड़ी थोड़ी उसी को घुमा घुमा के देखना, पर ये बड़ा डायनामिक है, क्यों? ये तो बहुत हल्का है, इसमें कोई है नहीं, तो मिरर है, मिरर तो पतले शीट से बना दो, है नहीं, पतले शीट से मिरर बना सकते हो, तो दिस इज वेरी लाइट, तो दिस इज वेरी लाइट and can be easily maneuvered का मतलब होता है कि तुम इधर उधर कहीं पे भी घुमा घुमा के देख सकते हो, ठीक है ना, बड़े आराम से घुमा घुमा के देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट हैपेंस। चलो, तो दैट वाज अबाउट प्रेसिडेंट टेलीस्कोप, लेकिन हम जो इमेज ब्राइटनेस वगैरह वो इसमें ज्यादा,
इसमें एज यू वर राइटली पॉइंटिंग आउट ये तो एरिया एब्स्ट्रैक्ट हो अब तो इसलिए जान कुछ नहीं होगा है नहीं तो देयरफॉर इमेज ब्राइटनेस इज लोअर इमेज क्लैरिटी ये इमेज ब्राइटनेस है क्लैरिटी नहीं तो कुछ फायदा है तो नुकसान भी है फायदा है कि अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हो कहीं पे भी देख सकते हो है ना किसी भी देर रात को जाने के मोड करके घुमा घुमा के तुम अलग अलग पोर्शन ऑफ स्काई को देख सकते हो लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता रिफ्रैक्टिव वाला लगभग फिक्स हो जाता है अगर बड़ा साइज का और अगर छोटा साइज का होगा तो देन ऑब्वियसली उसका मैग्निफिकेशन कम होगा तो उसका फायदा क्या होगा कौन सा सब अलग चीज है जैसे मान लो सपोज तुमको क्रिस्टल का स्टडी करना है वहां पे फिर एक्सरे यूज कर बट दैट इज नॉट अ टेलीस्कोप दैट इज लाइक अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ टेलीस्कोप मोस्टली यही होता है ठीक है ना अब बबल में कौन से उससे एग्जैक्टली उनका नहीं पता बट जो भी बताओ चलो विद दैट वी मोर और लेस कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन वैसे तो ठीक है ना नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं धीरे धीरे खत्म तो करना ही है आज ना तो कल तो आज स्टार्ट करेंगे एटम्स ये ना चैप्टर पार्टली तुम लोगों ने ना क्रिस ये पार्टली तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना इसलिए इसका मी इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर के टॉपिक let me ask you questions and specific to those questions you can answer it you can discuss पहली बात तो एटम का आईडिया कहां से आया सबसे पहला एटम का आईडिया किसने दिया हां वही पता होगा एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इंडियन साइंटिस्ट ने दिया कन्नड़ हां कन्नड़ हां बोला तो यही जाता है लेकिन वो एक्चुअली मैं बताता हूं क्या है कि पहले ना एक डिबेट चलता था और ये डिबेट अक्रॉस सोसाइटी से चलता था खास करके ग्रीक सिविलाइजेशन की एक बड़ा अच्छा चीज क्या रहा है कि दे वर वेरी प्रोलिफिक इन राइटिंग मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन में समझो 3000 4000 साल पहले का सिविलाइजेशन या ऐसे 2-2500 तो है ही कम से कम उस समय उनके पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होते थे वो आज भी अवेलेबल है और दे आर वेरी गुड एट कलेक्टिंग थिंग्स डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स इंडिया में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं इंडिया में छोटा मोटा राजा वाजा ये सब चीज कोई डॉक्यूमेंटेशन हाँ कहानियां जरूर है हाँ अब वो सब थोड़ा सा टुकटक है थोड़ा बहुत जेन्युइन है जो भी है अब तो बहुत साइड से ओपिनियन है जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था पता नहीं ये सब चीजें सच्चाई कौन वेरीफाई करे उस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि जो महाभारत का टाइम है तो जनरली यूरोपियन हिस्टोरियंस ने महाभारत का टाइम रखा है अराउंड 2500 कुछ इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब वही शायद नहीं 3000 साल यानी 1000 बीसी के आसपास का टाइम उन्होंने कि शायद बीसी के यानी क्राइस्ट के पहले 1000 साल पहले का कोई पीरियड अब वो महाभारत सच्चाई था नहीं तो वो उतना इंपॉर्टेंट है बट महाभारत किस ईरा को रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्टोरिकल वो चीज है तो कई साइंटिस्टों का मानना है कि 1000 साल मतलब क्रिस्ट के पहले 1000 साल या आज से पहले 3000 साल चलो जो भी अब एक नीलेश करके एक साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि इसका प्रूफ कहां से आता है प्रूफ कहां से आया तो प्रूफ इस तरीके से आ सकता है कि महाभारत में जितने भी इवेंट्स हुए ना उस समय के स्टार्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर उन्होंने डिटेल्स दे रखे कि जिस दिन लड़ाई स्टार्ट हुआ उस दिन ये स्टार कंस्टेलेशन ऐसे था वो स्टार यहाँ पे था वो यहाँ पे था तो उन्होंने बोला कि एक काम करो उन स्टार्स के जो पोजीशन महाभारत में लिखा गया उनको किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल दो तो 25,000 साल आएगा क्योंकि ये स्टार्स तो कोई ऐसे नहीं कि आज यहाँ पे कल यहाँ पे ऐसा नहीं होता स्टार्स को चेंज होने में लाखों साल लग जाते समझ रहे
तो देखो अगर उन स्टार को जो कॉम्बिनेशन है जो महाभारत में लिखा है उसको अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल दो कि ये वाला पोजीशन किस साल में रहा होगा किस टाइम पे, तो करीब 25,000 साल 25,000, हाँ ऐसे तो 25,000 या 26,000 साल आता है। तो इसलिए उनका ये मानना है कि एक्चुअली सिविलाइजेशन काफी पहले के कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, पर क्योंकि अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं। देखो डॉक्यूमेंटेड होना ना इज रियली फिलोसॉफिकल थिंग। फिलोसॉफिकल थिंग कैसे है ना, देखो एक्सेप्ट फॉर सम टेक्स्ट वो भी थोड़ा मॉडर्न इरा, मतलब जैसे 2000 साल पहले या 2500 साल पहले से लेके अगर देखो तो उस समय का टेक्स्ट का वर्णन है कि किसने लिखा है। उसके पहले के टेक्स्ट के कभी किसने किसने लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर एक को ये मानना था हिंदू फिलोसॉफी में कि अगर मैं रहा ही नहीं तो मेरा नाम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर मैं कुछ क्रिएट करके जा रहा तो वो तो रहे। तो मान लो मैंने कोई पोएम लिखा, तो पोएम मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने एक सुंदर सा पोएम लिखा, मून को डिस्क्राइब किया, वाटरफॉल को डिस्क्राइब किया, या जो भी डिस्क्राइब किया, वो डिस्क्रिप्शन हो सकता है 10,000 साल बाद भी लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा पोएट्री, अच्छा म्यूजिक, किशोर कुमार के म्यूजिक या जो भी जिसका फैन है। अब 1950 में म्यूजिक हुआ था लता मंगेशकर, आज भी हम लोग सुनते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने गाने गाए हैं। तो देखो अभी इट्स अ क्रिएशन। अब वो लता मंगेशकर का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएशन इंपॉर्टेंट। इसलिए देखो पुराने टेक्स्ट जितने भी है, वेदास, उपनिषद या पुराणास या जितने भी इंडिया में टेक्स्ट बने, कहीं किसी का नाम नहीं, किसने लिखा। और जब वो बहुत वॉल्यूमिनस टेक्स्ट, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट है। इनफैक्ट ये कैलकुलेशन ये जाता है कि अगर तुम नंबर ऑफ वर्ड्स के टेक्स्ट के हिसाब से चलोगे तो अगर तुम पूरे दुनिया के सिविलाइजेशन मिला लो, चाहे कोरिया, चाइना, ये वो सब है ना, उससे भी कम से कम 10 या 20 गुना ज्यादा निकलेगा इंडियन लिटरेचर के वर्ड। ऐसे है एंशिएंट की बात करना है ना, तो वो चीज, तो वो नंबर वर्ड्स का काउंट करो उससे। लेकिन कहीं कोई मेंशन नहीं किसने लिखा, जबकि ग्रीक में लिखा है इलियड है ना, ओडेसी, होमर ने लिखा है, इसने लिखा है, वो लिखा है। इंडियन में कहीं 2,500 साल से लिखना शुरू हो गया, कालिदास और जिसका मेंशन, पर उसके पहले कालिदास जैसे और भी क्रिएशंस हुए, लेकिन पता नहीं किसने लिखा। तो ये मानना है, तो इसलिए कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन रहा है। एंड किसी ने कभी वादा नहीं किया कि इसको ऐसे हाईलाइट किया जाए कुछ ऐसे। तो मॉडर्न कैलकुलेशंस अब यूरोपियन हिस्टोरियंस क्या करते हैं ना, इंडियन सिविलाइजेशन थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दे हैव टू जस्टिफाई द ऑक्यूपेशन। भाई हम क्यों यहाँ पे, इंग्लैंड कहाँ और इंडिया कहाँ, वहां से यहाँ क्यों भेज रहे हो, यहाँ का राजा क्यों बने भाई राजा तो लोकल बनना चाहिए ना, तो वहां के लोग कैसे आ रहे हैं। तो वो इसको फिलोसॉफिकल जस्टिफाई करते हैं कि आपका तो कुछ है नहीं कुछ खास, आपको तो हमने सिविलाइज किया दैट इज द ट्रू एंड टेनर। तो ऑब्वियसली फिर उनको फिर पीछे की चीजों को डाउनग्रेड करना होगा। तो देखो उनके हिस्टोरियंस हमेशा चीजों को थोड़ा सा और लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। बट एज आई सेड कि धीरे-धीरे तो खैर चीजें चेंज हो रही है। और अभी तो शायद एक राखीगढ़ शायद उसमें जो एक्सकेवेशंस हुआ है वो मोहनजोदाड़ो से भी 1000 साल पहले के मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है उससे भी 1000 साल पहले के वो मिला। और टाउनशिप का प्लानिंग आज के जैसे, मतलब घर है, रोड्स है, डिवाइडर है, रोड्स के बगल में ड्रेन है, एक तरफ में ड्रेन में गंदे नाली वाला टाइप का है, एक तरफ में पानी है वगैरह, मतलब बिल्कुल मॉडर्न टाउन प्लानिंग जैसे नहीं होता वैसे है। ग्रैनरी है, मतलब नहाने का जगह है ना, घर है अलग अलग, सब ये वेंटिलेशन वगैरह ये सब, तो बहुत कुछ मिला है। और भी कौन सा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से 1000 साल पहले के सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिला, ठीक है ना। बाकी का ट्रेवल की जगह है हरियाणा में है। हाँ हाँ ये सब भी होता है। अब साइन का तो चलो नेगेटिव चल जाता है, बट मॉड साइन का चलता है। हाँ मतलब ठीक है, वे भी कम कह सकते चलो व्हाटएवर, चलो ठीक है। तो एटम का जो आइडिया है ये बोला जाता है कर्नाड ने दिया, वो कैसे दिया है, पर वो जो आइडियाज है वो ना कुछ खास नहीं है, तो इसलिए आई डोंट नो व्हाई दीस आर मेंशन्ड। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि ग्रीक में सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन की दोनों जगह बड़े डिबेट होते हैं कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे पानी हो, चाहे नहीं, इनको अगर हम छोटा करते जाएंगे तो कितना छोटा करते हैं। अभी एक बड़ा डिबेटेबल चीज, अगर मैं बड़ा सा पत्थर लेता हूँ, हैमर करता हूँ, तो छोटे छोटे पत्थर निकल आएंगे, ब्लॉक्स निकल आएंगे, और हैमर करो तो पेबल्स निकल आएंगे जो हाथ में पकड़ सकते हो, फिर और करो तो स्टोन क्रशिंग वाला होता है,
खुरदुरा वाला, फिर और क्रश करो तो एकदम फाइन क्रश में निकलेगा, और निकले करो तो एकदम पाउडर टाइप का मिलेगा। तो अब सवाल है कि फिर कितना छोटा कर सकते हैं? तो दो क्लब में डिवाइड हो गए साइंटिस्ट या उस समय के फिलोसोफर्स। एक का मानना था इसका कोई लिमिट नहीं, बस तुम अपने मशीन को और बेटर करते जाओ जो कि उसको और पाउडर 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 कर सकते, तो उससे क्या होगा ना, इसका साइज और छोटा होगा। एक का ये मानना, और कई लोग फिलोसोफर का ये मानना था कि ऐसे इनफाइनाइट प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि साइज का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, है ना, इसलिए इसका कहीं ना कहीं एंड हो। तो कर्नाड वाज बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो कर्नाड बोला कि वो जो काटते 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 मिनिमम साइज होता है उसको उन्होंने अणु और वो सब नाम, वो सब, हाँ हाँ, तो जो भी है तो अणु नाम दिया, और वो अणु परमाणु तो आज के दिन में हिंदी में एटम न्यूक्लियस और ये सब चीजों का ऐसे बोलते हैं। अणु शायद एटम है, शायद परमाणु शायद न्यूक्लियस है, कुछ ऐसे पता नहीं, हिंदी में मुझे अच्छे से मालूम नहीं, जो भी है। तो इस तरीके से, बट आई डोंट थिंक दिस इज सम ग्रेट सब्सटेंशियल नॉलेज टू स्पीक अबाउट कि उन्होंने एटम इंट्रोड्यूस किया था, ये लाइक आई थिंक सही नहीं। एटम का ट्रू इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो डाल्टन के टाइम पर, है ना। उन्होंने वो अलग बात है, उन्होंने फिजिक्स एंगल से नहीं देखा था, उन्होंने उसको केमिस्ट्री एंगल से देखा कि रिएक्शन हो रहा है तो क्या है, किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एटम का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर धीरे-धीरे और भी चीजें आई। एटम के अंदर क्या है वो तो खैर सिर्फ लास्ट 150 साल में पता चला लगभग। 1880 से लेकर स्टार्ट करके समझ लो 2000 आज के दिन 21 है, तो एटम का जो समझ है वो लगभग इसी 150 साल में हुआ, विद वेरियस डिस्कवरीज। पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर प्रोटॉन का हुआ, फिर न्यूट्रॉन का हुआ। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तो 1935 में हुआ, दैट्स जस्ट अराउंड 65 और 20 85 इयर्स पहले हुआ। जबकि एटम और न्यूक्लियस का कांसेप्ट डाल्टन डाल्टन आई थिंक शायद 1400 समथिंग, यानी करीब 600 साल पहले एटम का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन एटम के अंदर क्या है ये लगभग समझ लो 150 साल पहले साइंटिस्ट को दे। अब तो उसमें कुछ कंजेक्चर्स हुआ। पहले वो एक मॉडल नहीं है, फिर कौन सा वो तो, हाँ नहीं नहीं मतलब उससे पहले, हाँ थॉमसन मॉडल जो थे, हाँ प्लम मॉडल मॉडल, हाँ थॉमसन। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केक चेरी जैसे है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिक्स करके रख दो आंसर, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। हाँ उससे कोई एक्सप्लेन, अब देखो इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपमेंट। पहले तो कोई आइडिया नहीं था, वहां से अगर एक छोटा सा आइडिया है कि हाँ चलो ये एक एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और वो न्यूट्रल है, तो ये सब चीजें एटलीस्ट तो डेवलपमेंट हुआ। बट इट्स नॉट वेरी सब्सटेंशियल थिंग कि उससे कुछ मिलता तो है नहीं। जितने भी कॉमन एक्सपेरिमेंट्स है जो भी हम लोग के आसपास होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो उससे कुछ एक्सप्लेन तो होता है। हाँ फर्स्ट ट्रू जो एटम के बारे में वाकई पता चला इंफॉर्मेशन, दैट वाज ऑफ कोर्स रादरफोर्ड, दैट वाज रादरफोर्ड। वो जो उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज द ट्रू एटम इंडिकेटर। मतलब एटम के बारे में क्या है या एटम के अंदर क्या है उसका ट्रू इंडिकेटर पहली बार रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया और फ्यू एटॉमिक लेयर थिकनेस, तो गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल और फ्यू एटॉमिक लेयर थिकनेस। तो उसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू स्ट्रेट, यानी ऐसे कुछ है ही नहीं, most of them passed through straight. Very few got deviated, but the surprising thing was that the deviations are pretty large. जो डिवेट नहीं कर रहे होते एकदम लगभग सीधे चले गए, पर जो डिवेट कर रहे थे वो काफी लार्ज, और दो चार तो बिल्कुल ऐसे होकर वापस आए, ठीक है, इस तरह से। तो पहले तो समझ नहीं कि इतना स्ट्रेंज कैसे हो रहा है, मतलब इतने सारे पास कैसे हो गए। भाई गोल्ड फॉइल तो अल्टीमेटली मैटर है, तो पहले मैटर को कंटीन्यूअस माना जाता है कि अंदर से पूरा कंटिन्यूटी है, कोई गैप आप कुछ नहीं। ये लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं था कि अगर गैप होगा तो निकल जाएगा, कोई गैप नहीं, लॉजिकल विजुअलाइजेशन। वो अलग बात है कि वो फोर्सेस से बाउंड है, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे जरूर है, पर वो इतना फोर्सेस स्ट्रांग होता है वो बाउंड रखता है अपने न्यूक्लियस, सारी वैरायटीज और अपने बाउंड है। जबकि अगर देखा जाए एटम्स आर क्वाइट फार रिलेटेड। हां कुछ कह रहे थे, नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आइडिया पहले से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कूलम्ब्स लॉ ने दिया, चार्ज वार्ज वो तो 200 साल पहले था, समझे ना। लेकिन एटम के अंदर क्या क्या है और वो सब नहीं पता। तो अब वो पता चल रहा धीरे धीरे कि उन्होंने ये बोला कि भाई जब सारा पास हो रहा है यानी मैटर इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, है ना। उन्होंने ये बताया कि इसका मतलब मैटर इज एम्प्टी स्पेस। अगर ये जो तुमने सवाल पूछा है ना
ये एक्चुअली बहुत जेन्युइन सवाल है कि ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे साइंस को डिस्कवर किया धीरे धीरे। इसका पूरा पढ़ाई होना चाहिए था और सिलेबस के अंदर होना चाहिए, तब ना एक पर्सपेक्टिव बनता कि कैसे ऐसे धीरे धीरे साइंस ने चैलेंजेस को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, सॉल्व किए और नए नए डिस्कवरीज करके आगे बढ़ते। इसका जो स्टोरी है, चलो बेशक बहुत लंबे डिस्कशन ना हो, पर एटलीस्ट हम तो एक चैप्टर तो रख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवरीज या जो भी है। हां हाँ चलो ठीक है, तो देखेंगे कभी। वो द पॉइंट इज दैट ये पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। You should not be limited to only syllabus and solving numerical problems. You should also be to enhance the perspective of science. और वो तभी हो सकता है जब हमें उसका इतिहास पता है, भाई कैसे धीरे धीरे स्ट्रगल कर करके साइंस आगे बढ़ी और कई जगह गलत भी है ना, गलती करते करते सही करते करते सुधारते सुधारते तो ऐसा हुआ। हाँ कौन से अब आए होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट द पॉइंट इज दैट वो कई बार आते हैं और ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है तो उसके बुक्स में भी नहीं मिलता। बट यू नो ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत आता था जब मैं छोटा था, लाइक कॉलेज वाले में था। तो मैंने ना स्टीम इंजन के ऊपर बहुत रिसर्च किया। स्टीम इंजन ये जो मैं साइंटिफिक आइडियाज बताता था कि हिस्ट्री एंड ऑल, मुझे उस स्टीम इंजन को स्टडी करके मिला कि कितने परेशानी हुई स्टीम इंजन को बनाने में। और जिसने स्टीम इंजन बनाया, इतना बड़ा डिस्कवरी, वो बैंकरप्ट बंदा है, जबकि वो तो ऐसे डिस्कवरी था जो कि पूरा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया स्टीम इंजन। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है ना, इंग्लैंड में इतना प्रॉस्परस हो गया प्योरली बिकॉज़ ऑफ स्टीम इंजन। पर जिसने स्टीम इंजन डिस्कवर किया था वो बैंकरप्ट। स्टार्ट में लोगों ने स्टीम इंजन एक्सेप्ट किया, हां तो किसने एक्सेप्ट नहीं किया, प्लस उसके स्ट्रगल्स। जैसे स्टीम इंजन में क्या होता है, एक इंजन होता है, एक वो होता है, क्या होता है, पिस्टन और एक सिलेंडर। इसको बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। आज के दिन में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे आ गए। उस जमाने में कास्टिंग से बनाते थे। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, वो एक मिट्टी का एक वो बनाते थे, उसमें लोहा पिघला के डालते थे और उससे शेप ही नहीं बनता था, तो शेप ही नहीं बनता। अब बताओ अगर ये सिलेंडर है और अंदर का पिस्टन थोड़ा सा भी गैप रखो तो सारा स्टीम लीक करके निकल जाएगा। ऐसे बड़े मतलब इसमें 10-20% तो स्टीम लीकेज से निकलता था जब शुरू शुरू करता। अब तो अच्छा हो गया, अब तो देखा होगा प्रेशर कुकर में कहां लीकेज होता है, जब होता है तो वो हाई प्रेशर हो जाता है, उसका वो ढक्कन उठ जाता है, तब जाके उसके लीकेज होता है। उसके पहले देखा होगा हल्का फुल्का देखना, कई बार यहां से हल्का फुल्का स्टीम निकलता है, बट दैट वुड बी नॉट इवन 1%। पर पहले जमाने में 10 से 20% तो लीकेज में चला जाता। क्यों? वो फीड हो ही नहीं पाता, इस पिस्टन और सिलेंडर का साइज फिट ही नहीं होता। तो जहां जहां अनफिट है वहां गैप बनेगा और गैप से स्टीम निकल जाएगा। और यहां से तुम स्टीम बना लो, पानी गर्म करके और दोस थिंग्स दैट तो 20% लीकेज। तो इस तरीके से बड़े सारी चीजें थी। प्लस वो पॉलिटिक्स भी होता था कि मान लो इसने स्टीम इंजन बनाया तो उसका डिजाइन किसी और ने चोरी कर लिया, फिर वो किसी और ने इंट्रोड्यूस पहले कर दिया, तो बड़ी सारी चीजें हुआ। और अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसर्च चल रहा है, तो कोई स्कॉटलैंड में कुछ रिसर्च कर रहा है, तो कोई यूएस में कुछ कर रहा है, तो कोई इंग्लैंड में। तो उसका हिस्ट्री पढ़ के मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा था स्टीम इंजन, पूरा अच्छे से मैंने पढ़ा था, काफी बड़ा लिटरेचर था। तो उससे मेरे पर्सपेक्टिव खुला, इसमें यही एक्चुअल साइंस कैसे धीरे धीरे एक एक जने ने कंट्रीब्यूट किया। और जो मेन डिस्कवर था आई थिंक आदम स्टीवेंसन ने, जो भी थे, ही वेंट बैक। और बहुत लोग माला माल हो गए स्टीम इंजन से, पर जिसने डिस्कवर किया वो बैक। भाई इतने सारे जो क्लाइव लॉयड वाइज क्लाइव लॉयड था, ये जितने भी लॉर्ड क्लाइव वाइज जैसे आए थे और इंग्लैंड से, और वो जो लड़ाई वाला प्लासी और वो पैसा कहां से आता था, सब स्टीम इंजन से पैसा आया। इतने बड़े जो अमीर लोग बनते थे, जिसने डिस्कवर किया उसी को पैसे नहीं। एंड सो ऑन। चलो अरिहंत has asked something and there is डीजल इंजन को बनाने वाले ने भी सुसाइड कर लिया था because he thought his invention is of no use। चलो देखो अपडेट्स आ रहे हैं, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलो anyway let's come back। So Rutherford what is पता चला that matter is empty space। Number 2 is that there must be something which is very densely positive, लेकिन बहुत दूर दूर। मान लो यहाँ पे डेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे डेंस पॉजिटिव है, यानी मैटर तो मोडली खाली है, यहाँ से तो बीच में सब निकल गया, पर इसके आसपास से जो पॉजिटिव चार्ज आया वो एकदम से डिवेट हुआ, या हो सकता है ऐसे करके यू में चला गया। वो जो दिखा रहा हूं एक वापस आ गया, देखो बेंड काफी जगह है ना। तो यानी देयर आर वेरी डेंस पॉजिटिव चार्ज लोकेशंस व्हिच वाज टर्म्ड एज
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है ये रदरफोर्ड न्यूक्लियस कि वेरी डेंस लोकेशंस है जिनको नाम दिया गया न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के आसपास से जब चार्ज निकलने की कोशिश कर रहा है अल्फा पार्टिकल, वही वाले अल्फा पार्टिकल से बेंड। तो एक रफ एस्टिमेट में ये कहा जाता है कि अगर एक न्यूक्लियस को एक फुटबॉल समझो, अगर एक न्यूक्लियस को एक फुटबॉल समझो, तो एक एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना ज्यादा हाई है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक एटम को बड़ा सा साइज करो, एटम तो होता है इतना छोटा कि दिखता भी नहीं, एंगस्ट्रॉम उसका हिसाब किताब होता है ना, उसको अगर तुम बड़ा सा एक ह्यूज मतलब लाखों करोड़ों गुना उसको साइज बढ़ा दो, इन दैट केस अगर न्यूक्लियस का साइज अगर एक फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल ग्राउंड नहीं बोला फुटबॉल, इन दैट केस समझो कि 400 मीटर दूर एक टेबल टेनिस बॉल उसके अराउंड, ये एटॉमिक मॉडल का एक रफ साइज बताया। यानी अगर एक फुटबॉल है न्यूक्लियस, तो 400 मीटर दूर एक टेबल टेनिस बॉल घूम रहा है, तो टेबल टेनिस बॉल इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया तुम्हारा जो है न्यूक्लियस। यानी कितना ज्यादा खाली स्पेस है तो इससे इमेजिन कर सकते हैं। एक फुटबॉल और 400 मीटर रेडियस, तो रेडियस का तो डायमीटर भी आएगा 800 मीटर, यानी पूरे इस 800 मीटर में सिर्फ एक फुटबॉल है, 800 मीटर पूरा खाली स्पेस, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चलो वैसे भी कंसीडर ज्यादा करते हैं, वो हल्का ही है इतना कि उसको इफेक्ट नहीं है ना। तो देखो ये अल्फा पार्टिकल ज्यादातर बेंड करके ऐसा बात ज्यादा सीधे चले गए, तो ये हो गया डेंस, इसका नाम दिया गया एज न्यूक्लियस। और उसके बाद देखिए उनका मॉडल थोड़ा गड़बड़ है, फिर नेचुरली सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियस यहाँ पे तो फिर एटम का न्यूट्रल है, और न्यूक्लियस का क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रुक तो नहीं सकता, तो अट्रैक्ट होकर फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा, यानी नेगेटिव चार्ज जो है एटम के अंदर कहीं, तो वो कहां पे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है एक काम करो, उसको रेस्ट पे तो नहीं रख सकते, उसको घुमा दो, जैसे एक पत्थर को अगर धागे से लगा के घुमा के ऐसे पकड़ लो आइडियल केस, तो क्या होता है यार, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन भी किसने घुमा दिया जो भी था व्हाटएवर, और वो घूम रहा है इटरनिटी तक घूमता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus with circular ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बस यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए रदरफोर्ड कैन बी डेफिनेटली क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इट वाज अ ह्यूज जंप ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम, लेकिन यहां से गड़बड़ होना शुरू, क्योंकि एक सवाल यह है, बल्कि दो सवाल है, बल्कि तीन सवाल है। सवाल नंबर 1, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कैसे मौजूद है, वो रिपेल करने क्यों नहीं है, इसका जवाब दो। हमने कह दिया कि भाई सारा पॉजिटिव एकदम डेंसली कंसंट्रेट होकर बैठा हुआ, तो उनको रोक मानो, तो रिपल्शन से वो आ जाएगा। हमें पता है कि न्यूक्लियस तो काफी स्टेबल होता है, मोस्टली कुछ के अनस्टेबल भी होते हैं, और वो तो बड़े-बड़े एटम यूरेनियम यूरेनियम वो सब अनस्टेबल होते हैं, और दो चार आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, जैसे कार्बन का 12 तो स्टेबल, इन कार्बन का 14 अनस्टेबल, तो ऐसे अगर दो चार छोड़ दो तो मोस्टली चीजें स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करोगे, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, हाउ आर द हेड टुगेदर, इसका आंसर तो रदरफोर्ड ने दिया, नंबर 1 डिफेक्ट ये यार, ये इतना ज्यादा डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट तो असली आता है उसमें। उसी टाइम फ्रेम में स्पेक्ट्रोमीटर निकला एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, स्पेक्ट्रम का डिटेल्स पता चलता है। अब एटम को जब एक्साइट कर दो, फिर लाइट वाइट डाल के ऑल दोस थिंग्स, तो फिर वो एटम भी स्पेक्ट्रम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसका स्पेक्ट्रोमीटर में तुम उसका पिक्चर बना सकते हो। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को कहीं भी घुमा दो, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा हो, कोई ऐसे घूम रहा हो, कोई ऐसे घूम रहा हो, कोई ऐसे घूम रहा हो, एंड सो ऑन, यानी इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी मौजूद होंगे, इसके मतलब कि जहां मर्जी जितना मर्जी एनर्जी हो सकता है, जितना मर्जी एनर्जी हो सकता है, हर रेडियस के लिए अलग अलग एनर्जी होगा। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल पे अगर मान लो ऐसे होगा, तो जब तुम उसको एक्साइट करके उसको वापस लेके आओगे, तो वो भी एनर्जी किसी भी लेवल पे हो सकती है, हाँ उसी पे आ रहा है, वो एनर्जी डिफरेंस भी किसी भी लेवल का हो सकता है। तो जब ये सारे स्पेक्ट्रोमीटर में उसकी इमेज बनाओगे, तो हर लाइन मिलेगा भाई, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एनर्जी लेवल से किसी और एनर्जी लेवल पे जा रहा है, और वो एनर्जी डिफरेंस कुछ भी हो सकता है।
तो उसी एनर्जी डिफरेंस से तो रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन भी किसी के वेवलेंथ पे किसी भी फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर में हर वेवलेंथ या हर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक लाइन बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी जहां पे हर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब एटम का एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइन क्या डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब एक लाइन अगर यहाँ है तो दूसरी लाइन यहाँ पे है, तो तीसरी लाइन यहाँ पे, तो चौथी लाइन। अच्छा, अब शुरू में साइंटिस्टों को लगा कि चलो ठीक है, किसी भी वजह से 4 ही आया होगा, कोई बात नहीं, पर इसके एक्सपेरिमेंट अगर मैं दोबारा करूंगा तो शायद 6 आएंगे, और वो ये वाले 4 नहीं आएंगे, 6 कुछ और आएंगे शायद। पर ऐसा नहीं होगा। जब कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखो वही वाले लाइन बार 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 बार, और कोई लाइन नहीं, यानी कुछ सिस्टमेटिक चीज चल रही है। भाई रैंडम हो तो क्या होगा, मैं कुछ 4 इस बार आ गया, कुछ 4 कोई और बार आ गया, कभी 5 आ गए कुछ और, कभी 10 आ गए कुछ और, यानी रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वैसे नहीं होता। किसी एक आइटम के साथ अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो तो वही 5 लाइन बन गए, वही 4 लाइन बन गए, वही 3 लाइन बन गए, जितने भी नंबर लाइन वही वाले बात, यानी ये रैंडम नहीं, इसके पीछे कोई साइंस या लॉजिक या एक्सप्लेनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या होना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, we should obtain a continuous spectrum. But in real life, we are discrete. But actually, a discrete spectrum was obtained. A discrete spectrum was obtained. और रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उससे डिस्क्रीट का तो कोई चांस नहीं। रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से डिस्क्रीट का तो कोई चांस नहीं। तो these are all failures of रदरफोर्ड। एक और फेलियर आ गया उसके कुछ साल बाद। क्या हुआ? तो उसी टाइम फ्रेम में मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो सारा प्रेजेंट किया उसी टाइम जोन में। प्रमोद रदरफोर्ड के 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद में हुआ जो भी है, उससे तो उनका थ्योरी बिल्कुल फ्लैट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी है उसके हिसाब से क्या है, एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज हैज टू प्रोड्यूस रेडिएशन। एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज हैज टू प्रोड्यूस रेडिएशन। the electron कौन सा मोशन कर, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन जो है एक्सीलरेटेड, यानी इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, एनी चार्ज पार्टिकल हैज टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इफ इट इज अंडर एक्सीलरेशन। तो ये भी तो एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर, तो देयरफॉर इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी क्या होगा, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एनर्जी है, वो एनर्जी कहां से मिला, उसके एटम से मिला या इसके इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ पार्टिकल लेके चला गया तो इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ एनर्जी कम होगा, बचा हुआ एनर्जी अगर कम होगा तो उसका स्पीड कम होगा। स्पीड अगर कम होगा तो जिस लेवल पे वो रह रहा था उस लेवल पे वो नहीं रह सकता, क्योंकि स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है ना, mv²/r is equal to k into, चलो q1 को लिख देता हूं, q1 is like इलेक्ट्रॉन का चार्ज और q को न्यूक्लियस का चार्ज, पता नहीं न्यूक्लियस का क्या लगा होगा, ऐसे जनरली लिखा r²। तो v कितना आ रहा है, √1/r। v is proportional to what, √1/r। तो अब समझ लो, यानी नहीं, हाँ, प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यानी वेलोसिटी बदल जाएगा, एनर्जी कम होता है, वेलोसिटी बदलता रहेगा तो उसका रेडियस बदलता रहेगा। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपना स्केलर और बदल नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी कम हो जाएगा, यानी एटम कोलैप्स कर जाएगा। अगर वेलोसिटी कम हो जाए ना तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको खींच लेगा अपने अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स कर जाना चाहिए। पर लाखों करोड़ों साल हो गया, शायद बिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, पर एटम्स नॉट कोलैप्स। इसी कारण रेडिएशन। हाँ हाँ,
समझे नहीं? वेलोसिटी कम वाला जो रेडियस है अगर स्टेबल है तो वो ज्यादा होगा, तो स्टेबल ही नहीं होगा। जैसे अगर किसी एक रेडियस पे वेलोसिटी कम कर दोगे तो न्यूक्लियस खींच ले। अगर मान लो तुम कहते हो कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसको एक रेडियस पे प्लेस कर दो, एक और इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसको भी रेडियस पे प्लेस कर दो, तो 2 मीटर को मुझे दूर रखना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए, और 10 मीटर वाले को पास रखना, वो चीज। ये मत सोचो कि वेलोसिटी कम हो गया तो रेडियस बढ़ जाएगा, दूर चलेगा, ऐसा नहीं। ये तो स्टेबल का कैलकुलेशन है। तो जैसे किसी ऑर्बिट पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड डेजिग्नेटेड वेलोसिटी है, तभी वो उस ऑर्बिट पे रह सकता है। तब तुमने उसको कम कर दिया 8, अब उसमें नहीं होगा, एटम खींच, ठीक है ना? ये चीज एटम जैसे खींच लेगा तो वर्णन करेगा तो उसका वेलोसिटी में बढ़ जाएगा, तो अब वो कोई नया ऑर्बिट पे स्टेबल होगा, ये चीज है ना। एंड सो ऑन। क्या है वो तो अलग डिस्कशन हो गया। पॉइंट इज दैट रेडिएशन करेगा तो कोलैप्स करेगा, जब तक अरबों खरबों साल हो गए, बिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, कोई कोलैप्स करने का कोई नाम निशान नहीं। एटम्स आर वेरी स्टेबल, न्यूक्लियस थोड़ा बहुत अनस्टेबल है तो वो सब चलने चढ़ने पड़ेगा। फिर रदरफोर्ड एक्चुअली फेल्ड ऑन व्हाट मल्टीपल फ्रंट्स एंड कुड नॉट गिव सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। लेकिन साइंटिस्टों को झटका लगा, क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का इतना ज्यादा साइंटिस्टों को अच्छा लगा था, इस एक्सपेरिमेंट का, दैट वाज ग्रेट डिस्कवरी एक्चुअली इन न्यूक्लियस मेकानिक्स, कि इसके इतने कुछ करने के बाद भी पूरा मॉडल ही फेल हो गया, तो साइंटिस्ट बिल्कुल घबरा गए थे कि क्या चल रहा है। हम इतना बड़ा एक एडिफिस बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, मतलब रदरफोर्ड को ना लोन है वो। देखो क्या होता है ना कई बार कि, हाँ कई बार क्या होता है ना कि जैसे फुटबॉल में देखा होगा कि कोई ड्रिबल करके गया अपने हाफ से दूसरे वाले का पेनल्टी बॉक्स तक, और हाँ ऐसे बोला जाए, और पता चला एक दूसरे वाले बंदे को पास कर दिया, उसके सामने खाली गोल, उसने गोल कर दिया, तो सब कुछ रजिस्टर होता है उसके नाम से। वो जो बंदा अपने हाथ से वहां तक लेके गया 6 जने को ड्रिबल करके, उसका नाम तो नहीं रहता। वो आजकल असिस्ट के नाम से वीडियोस बनने लगे, तो हम लोग थोड़ा जानने लगे, और मेसी वैसी ऐसे ऐसे स्टार वो सब रोनाल्डो सब, बट द पॉइंट इज दैट नाम तो कहीं नहीं दर्ज है। वो तो वीडियोस में हम लोग देख लेते हैं, हमें मजा आता है इसमें। हाँ क्योंकि वो गोल वाला पॉइंट एक छोटा सा चीज है, ड्रिबल वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग देखना सर्च भी ऐसे करते हैं कि गुड असिस्ट या मेसी का असिस्ट बताओ, या कुछ ऐसे कर देखते हैं, क्योंकि हमेशा गोल तो एक्साइटिंग नहीं होता, कई बार ड्रिबलिंग भी एक्साइटिंग होता है। बट द पॉइंट इज दैट साइंस में भी ऐसे हुआ, रदरफोर्ड ने उसका फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया, बट उस थॉट को आगे करने में और बहुत सारे साइंटिस्टों का रोल है ना। तो खैर एनीवे वो छोड़ो, पॉइंट इज दैट इतना मेहनत करके एक मॉडल बना एटम का, और एकदम से रातों रात कोलैप्स कर दिया, तो साइंटिस्ट तो बिल्कुल वो हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, और उस समय वैसे भी ना साइंस वर्सेस रिलीजन के बहुत ज्यादा डिबेट चलते, रिलीजन वाले साइंस को नीचे दिखाते थे, साइंस वाले रिलीजन को नीचे दिखाते थे, तो डिबेट तो खैर आपको सेटल हो गया लगभग, है ना। और कोरोना के बाद तो एकदम ही सेटल हो गया। ठीक है ना। वो कोरोना के टाइम बड़ा अच्छा से एक कार्टून देखा था मैंने, शायद मैंने शेयर किया हुआ है, तो कार्टून में दिखाया कि एक साइंटिस्ट जो है ना पूरा दिन रात लगा हुआ है अपने लैब, ठीक है, और उसके आसपास ही 5-6 जने खड़े हैं, एक मौलवी खड़े हैं, एक पंडित खड़े हैं, एक ग्रंथी खड़े हैं, एक बौद्ध भिक्षु खड़े हैं, एक जैन मुनि खड़े हैं, सब लोग ऐसे देख रहे हैं। तो दिखाया कि पूरा रात रात जाग जाए, तो कार्टून का पूरा 2-3 पिक्चर्स है। पहला पिक्चर में दिखाया कि साइंटिस्ट ने न्यूयॉर्क, फिर अगले में दिखाया कि साइंटिस्ट ने निकाल लिया जश्न मनाना है जो कि हमने वैक्सीन निकाल लिया वगैरह। तीसरे में क्या दिखा रहा है कि सबने अपने अपने ग्रंथों को निकाला, और देखो ये जो वैक्सीन है ना, इसके बारे में हमारे ग्रंथ में भी मेंशन ये होता है जनरली, ठीक है ना। तो जनरली देखना कोई मेडिसिन डिस्कवर हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, नहीं हमारे ग्रंथ में भी है, हमारे ग्रंथ तो 2000 साल पहले का लिखा हुआ है, उसमें भी इसके बारे में जिक्र है, और जब तक डिस्कवर नहीं होता तब तक किसी को नहीं पता था। अब जब वैक्सीन डिस्कवर हो गया तो हमारे इसमें भी एंशेंट है, हमारे इसमें ये भी था, ये भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब वी शुड नॉट डू, हम लोग को थॉट्स हमेशा रैशनल रखना चाहिए, बट दिस व्हाट हैपेंस। चलो एनीवे, तो अब इसके बाद आया बोर, नील्स बोर। तो नील बोर ने क्या किया, उन्होंने पूरा पूरा थ्योरी बदल दी। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है कि अगर तुमको मैक्सवेल को हराना हराना एक तरीके से, क्योंकि मैक्सवेल तो पूरा कपड़ा कर दिया थ्योरी, भाई खत्म हो जाएगा एटम का अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, एंड इफ आई मिक्स अप विद मैक्सवेल्स थ्योरी तो एटम खत्म हो जाएगा। अब बोर ने बोला एक काम करो, हम ना डुअल नेचर इंट्रोड्यूस करें। डुअल नेचर यानी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करता है
तो वगैरह वगैरह करके वो सब रेडिएशन और वो सब चीजें हम इसको पार्टिकल मानते हैं, इसको वेव मानते हैं। हाँ हाँ बोथ वेव बोले बात वेव वेव पार्टिकल एज अ वेव का तो ब्रॉली ने इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मूला दिया, पर इंट्रोडक्शन तो किसी और ने किया था, बट फॉर्मूला ब्रॉली ने दिया था। पर बोर उस चीज का फायदा उठा है, ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो मानो पार्टिकल, उसको वेव मानो। तो वेव के लिए तो मैक्सवेल का लॉ लगेगा नहीं, तो यानी मैक्सवेल को बाईपास कर दो। ठीक है ना, तो वही कह रहा हूं, नईमार्स ये तो बड़ा फनी चीज है। बस किसी तरीके से डॉज करके क्या कर दो स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली सच्चाई यही है। इसलिए देखो बोर मॉडल इतना पॉपुलर हो गया कि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक बोर मॉडल है फिजिक्स, और कोई मॉडल है ही नहीं एटम। ये तो ऐसे कहानी है, तो मैं ऐसी कहानी बता दिया उसको, ये तो एक आध पेज में होगा, आधे पेज में, उसके बाद बोर मॉडल ही है पूरा चैप्टर। तो बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए समझ लो कि 50% काम है, बाकी में तो 20% भी काम नहीं, क्योंकि बोर ने एक रास्ता दिखाया रदरफोर्ड के मॉडल का स्टकअप होने के बाद, इसलिए बोर मॉडल हम लोग करते रहते हैं। तो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मॉडल जो तुम कह रहे हो। तो अब बोर ने ये बताया कि अभी वेव है, पर वेव के साथ एक दिक्कत है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशंस भी। वेव अगर इस तरह दो वेव्स अगर ऐसे आ जाए तो दैट केस एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। तो उसने बोला एक काम करो, एक सस्टेनेबल वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, या वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रहता है। सस्टेनेबल वेव क्या होता है कि एक वेव दूसरे को काटे नहीं, यानी ऐड ऑन करे या तो मेंटेन करे। तो कैसे हो सकता है ना, वो तभी हो सकता है जब एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चल रहा है और उसका जो वेव है वो ऐसे हो जाए, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, जो भी है मतलब व्हाटएवर ऐसे हो। यानी अगर नंबर ऑफ वेव्स इंटीग्रल हो जाए इन अ सर्कल तो क्या होगा, वो सस्टेनेबल होगा। इवन से क्यों, अगर इंटीग्रल ना हुआ, मान लो 8 पॉइंट नंबर ऑफ वेव्स आए, तो क्या होगा ना, वो 8.1 जो है ना वो कहीं ना कहीं काटेगा, और क्या होगा ना, वेव को खत्म करेंगे, डिस्ट्रक्टिव की तरफ से। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वेव स्टार्ट हो एक जगह पे और फिर वो कंस्ट्रक्टिव मोड में चले कंटिन्यूअसली, तो उसके तरीका ये होता है कि इसका जो पाथ है वो इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होने से, ठीक है ना। यानी याद हो गया, then इन्होंने थ्योरी दिया that 2 pi r has to be equal to m lambda for sustainable wave propagation. हाँ लो, हाँ बस डीप ब्रॉली, नहीं डीप ब्रॉली तो पहले आ गया। हाँ डीप ब्रॉली पहले आ गया था, अगर बोर का कैलकुलेशन नहीं हो पाया, बोर का कैलकुलेशन डीप ब्रॉली से आता है। तो लैम्डा क्या है, तो लैम्डा को h by m दी, उन्होंने बोला 2 pi r is equal to n into lambda of the h by m। यानी अब m भी r क्या होगा, यानी n times h by 2 pi। तो h by 2 pi is a standard value, तो मैं इसको n into mvr is equal to n into h by 2, ठीक है। तो ये n हो गया वो क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं शेल नंबर, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम। अब ये सस्टेनेबल हो गया और चलता जाएगा, है ना। ओ मैं तो ही